क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास, बिल्कुल वैसा ही था जैसे अभी हमने किया। थ्रेशोल्ड निकाले, सही है, आपके थ्रेशोल्ड भी यही आ रहे होंगे। इसके बाद सबसे पहले ये सारी आइडेंटिफिकेशन चल रही है, अभी हम डिस्क्लोजर के ऊपर, केमिकल सोडा एश पॉलिएस्टर। यहां से हमें पता चल गया कि भाई रेवेन्यू उसकी केमिकल सोडा एश और पॉलिएस्टर रिपोर्टेबल हैं और 75% रूल भी सबने वर्किंग करनी है। सर अगर मुझे अब बच्चा कुछ पेपर में सवालात आपके दिमाग में आने चाहिए, नहीं आए तो मैं बताता हूँ। सर अगर मुझे देख के ही समझ में आ गया, मैं बहुत तेज हूँ, तो देख के ही समझ में आ गया कि भाई इनकी सेल्स वैसे ही बन रही है ज़्यादा ही, तो मैं क्यों ये वर्किंग करूं, तो क्या छोड़ सकता हूं? नहीं। 75% रोल वाली वर्किंग के उसने 1 से 2 मार्क्स रखे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज सर देखें, आप पेपर में होंगे, टीचर का काम होता है एज अ कोच। कोच बोल देता है भाई ये पिच लग रही है 350 वाली 50 ओवर में, लेकिन आप बैटिंग कर रहे होंगे, आप गए और आपको पता चला तो बॉल बैट पे ही नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। क्या मतलब सर मैंने आपको ये सिखाया रिपोर्टेबल ऑन दी बेसिस ऑफ, सही है, रिपोर्टेबल ऑन दी बेसिस ऑफ। अब पेपर में आपके पास टाइम कम है, आपको पता चले यार डिस्क्लोजर वाला सवाल आ गया है, तो अब आप चाहे ना तो आइडेंटिफिकेशन वाला है, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहे ना ये वर्किंग बन जाएगा। अब तो वर्किंग में शॉर्ट फॉर्म भी यूज हो सकते हैं और वर्किंग में आप डिफरेंट डिस्क्लोजर। अब आप यहाँ पर, मैं अगर आपकी जगह होता पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये नहीं लिखता, मैं सिंपल से जो है रिपोर्टेबल आर 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 एन आर एन आर एन आर करके आगे बढ़ जाता, सही है, क्योंकि मुझे पता है यार इसके कोई वो मार्क्स नहीं है, जो सिर्फ आइडेंटिफाई करना था। तो पॉइंट क्या है कि जहां हो सके टाइम बचा सकते हो बचाओ, वर्किंग में शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, वर्किंग में अलग अलग बेसिस बताने की जरूरत। हाँ अगर ये सवाल होता कि मुझे चाहिए ही आइडेंटिफिकेशन, तो तुम ये करते, लेकिन अगर उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए तो तुम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। तो सर क्या सब यहां तक क्लियर है? सबका दूसरा डिस्क्लोजर भी टाई आ गया है, वो अभी पता चलेगा ना सर। टाई मतलब सबका जो है, सबको लग रहा है कि सही किया है उन्होंने। $64,2936 सोडा ऐश कितना है? 400 64,3636 टोटल 3700। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 63 57 23 143। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1437 93 227 1757। एसेट्स कितने हैं? 1500 500 300 2300। और हमने कहा लाइबिलिटीज 900 450 99 14449 चले सर, ये डिस्क्लोजर सबका सही है, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग की एक्सरसाइज थी। आए सर दूसरे डिस्क्लोजर की तरफ, ये मिटा दूं? किस कदर आसान है ना सर ये टॉपिक, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा।
8.1 reconciliation between what, sir? Operating segments and financial statements. Reportable segments, non-reportable segments. Elimination of inter-segment transactions, other adjustments, total. Revenue, operating expenses, operating profit, assets, liabilities. 143, 1757, 2300 और 1449. नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट मेरा बच्चा 340, 28, तेरा 28 क्यों भाई अजीब सा लग रहा है? 182, 170 और 30. अदर एडजस्टमेंट्स पे आते हैं सर. अदर एडजस्टमेंट में सवाल में क्या कह रहा है मेरा बच्चा? अब तक हमने क्या किया है सर? टोटल सिर्फ चीजें उठा के सवाल से कॉपी पेस्ट की हैं. ठीक है मेरा बच्चा. अब आते हैं सर इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 11 में जो अदर एडजस्टमेंट्स हैं इनकी तरफ आते हैं. ये क्या कह रहा है? एक दफा पढ़ते हैं. ये कह रहा है कि भाई हमारे पास operating expenses include KTL's head office expenses amounting to rupees 86 million which have not been allocated to any. Furthermore, assets and liabilities amounting to rupees 180 and 37 million have not been reported in the assets and liabilities of any segment. Assets किसी में शामिल तो हमने कहा कोई मसला नहीं है सर, अभी हम कर देते हैं भैया. सर कितने के एक्सपेंसेस हैं? ये एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ प्रॉफिट को कम कर देंगे सर. फिर एसेट्स लायबिलिटीज कितने? 180 और 37. फिर इसने हमें बता दिया इंट्रा ग्रुप सेल्स की क्या कहानी है भाई. इसने कहा इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिएस्टर एंड सोडा एशेस 48 एंड 16 मिलियन एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ. तो हमने कहा सर 64 और हमने कहा 19.2. तो सर जरा बताएं ये कितना हुआ? 3956 है 76 है 76. फिर आगे 257 18 33.26 1516. तो हमने कहा सर ये बेसिकली हो गया इसका डिस्क्लोजर. बस सर यही डिस्क्लोजर है? यस यही डिस्क्लोजर है एज पर सवाल की इंफॉर्मेशन. कितने लोगों ने सवाल पूरा सही किया? बिल्कुल मुकम्मल सही है सर. तो अब इसका डिस्क्लोजर याद रह गया. सर देखिए डिस्क्लोजर की ना बच्चा एंड में टेंशन क्या 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 कैसे होगा. और भाई टेंशन नहीं लेनी है. मतलब एक सवाल रख लो जिसमें तुम पूरा इसको रिवाइज कर लो. तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो, लास्ट डे रिवीजन. क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट डे रिवीजन का मतलब क्या है? एंड में अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से देख लिया, वो तुमने घुमा लिया, समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा IFRS 8 कवर हो गया. सही है सर. IFRS 8 को पूरे को कौन समराइज कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10. और एक होगा हमारा क्विज वाला सवाल. ये दो सवाल अगर आपने एंड में देख लिए
तो आखिरी दिन के लिए आप सुकून में हैं। सही है सर, बार बार कहता हूं, बच्चा फेल क्यों होता है? आखिरी दिन की वजह से, आखिरी उसकी वजह से। अगली क्लास, अभी क्लास चल रही है सर, मैं अगली क्लास की बात कर रहा हूं, तुम बोलो क्लास खत्म नहीं। अगली क्लास में क्विज है और हर क्लास के जो आखिरी क्लास होगी ना टॉपिक की, उसमें रखेंगे क्विज। क्यों सर? क्योंकि देखें आप वैसे भी तैयारी करके तो देंगे नहीं, और आखिरी क्लास में जितनी आपकी तैयारी होती है उतनी आप नॉर्मल पेपर में भी करके जाते हो उस टॉपिक की, है ना सर? तो आए सर, अब हम आएंगे और आपको एक और कॉन्सेप्ट देंगे। सर सुनिएगा, शेयर होल्डर्स को हम ये चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई एक चीज होती है, तुम सबको अंदाजा होगा कितने लोग हैं जो कि कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, पिछले अटेम्प्ट में दे चुके हैं, और कितने लोगों को ये यकीन है कि उसमें इंशाल्लाह डेफिनेटली पास है। चलिए इंशाल्लाह, बाकी लोगों को यकीन नहीं है, डर होता है कहना सर, यकीन रखा करें सर। अच्छा, बाकी लोग अभी पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है? तो सर कॉस्टिंग में आपके कोई भी कॉस्टिंग के टीचर, उन्होंने आपको बताया होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हम किसके लिए करते हैं? मैनेजमेंट के लिए। क्या हम शेयर होल्डर को बताते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, चल भाई ये देख हमने इस बेसिस पे डिसीजन की थी? नहीं भाई, उसको तो हम साइड रखते हैं, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ने भी कहा, स्टैंडर्ड ने देखो कहा IFRS 8 के हवाले से कंपनीज को कहा कि भाई इसके डिस्क्लोजर में तुम शेयर होल्डर को वही इंफॉर्मेशन बताओ जो कि CODM को यूजुअली बता रहे होते हो। ऐसा नहीं एक चीज तुम CODM को नहीं बता रहे तो शेयर होल्डर को बताओ। क्या मतलब सर? मतलब ये कि भाई हो सकता है कि तुम CODM को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बता रहे हो, अगर उसको नहीं बता रहे हो तो शेयर होल्डर को भी बताने की जरूरत, और हो सकता है कि तुम CODM को इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बता रहे हो सेगमेंट वाइज, तो फिर शेयर होल्डर को भी बताओ। तो इसने कहा यहां जो डिस्क्लोजर में, देखो डिस्क्लोजर का फॉर्मेट ऐसा ही होगा, आइटम्स बढ़ते रहेंगे या कम होते रहेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ सकता है। तो इसने कहा इस डिस्क्लोजर में जो बातें शेयर होल्डर भैया को बताओगे, CODM को बताओगे, वही शेयर होल्डर को बता देनी है, ना कम ना ज्यादा। सही है सर? हाँ, एक चीज CODM को नहीं बता रहे, शेयर होल्डर को बताने की अलग से जरूरत नहीं है। चले सर, अब आएंगे फिर से हैंड आउट पर, इसके बाद हम इसका मोस्ट रिसेंट सवाल करेंगे पास पेपर का, लेकिन उससे पहले हम आ जाएंगे अपने हैंड आउट पे। हैंड आउट पे आ जाए, समरी में आ जाए मेरा बच्चा। आ गए समरी पे? एक मिनट रुकिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग हमारे साथ ही हैं, उम्मीद करते हैं। समरी पे अगर आप आएंगे तो आपको डिस्क्लोजर नजर आ रहा है लिखा हुआ? सर डिस्क्लोजर में पढ़ने लगा हूं प्यारा प्यारा बच्चा। ये कह रहा है डिस्क्लोजर वाले पैराग्राफ में मेजर डिस्क्लोजर्स इंक्लूड, मेजर डिस्क्लोजर में क्या शामिल है? An entity shall report a measure of profit or loss and total assets for each reportable segment only if this information is regularly provided to, इसने कहा P&L बताओ, एसेट्स बताओ, ठीक है। फिर कह रहा है अदर डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड रिगार्डिंग ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ स्पेसिफिक अमाउंट्स आर रिपोर्टेड टू CODM। जो CODM को बता रहे हो भैया वही बताना है। जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। भाई आपने जो सेगमेंट्स को यूनिलीवर एग्रीगेट किया है, किस बेसिस पर किया है वो भी बताना है। सही है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट हैव बीन एग्रीगेटेड बाय यूनिलीवर ने कहा हमने पॉन्ड्स को, ग्लो एंड लवली को, और हमने क्लियर फॉर मैन को, और जितने भी साबुन शैम्पू सबको एग्रीगेट कर दिया, उनका नाम बताना क्या है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट शेयर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको कहा था एग्रीगेशन के लिए वो एक वर्ड यूज कर सकता है कि सेगमेंट शेयर सिमिलर, ठीक है। फिर कह रहा है ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इज नॉट नेसेसरीली
IFRS compliant information as it is based on amounts reported internally. इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट करो। ये ट्रू एंड फॉल्स में ICAP पूछ सकता है। ICAP कह देगा कि भैया ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन जरूरी है कि वो IFRS के हिसाब से हो, ट्रू या फॉल्स। इस पॉइंट का मतलब समझना। सर क्या हम इंटरनली क्या हम जो है अपना IFRS के हिसाब से, कहीं भी IFRS हमें कहता है कि आप इंटरनल रेवेन्यू शो करो? नहीं, लेकिन हम इसके डिस्क्लोजर में शो करते हैं। हो सकता है कोई और ऐसी चीज हो कि पूरी अकाउंटिंग की दुनिया में, फॉर एग्जांपल, हमें कहीं भी नहीं कहता अकाउंटिंग कि आप डेप्रिसिएशन अलग अलग सेगमेंट के वाइज शो करो, सही है। लेकिन अगर हम CODM को अलग अलग सेगमेंट वाइज डेप्रिसिएशन शो करते हैं कि भाई केमिकल्स की इतनी है, तो हम इसके डिस्क्लोजर में भी देंगे। तो ये यही कह रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी इसकी दी हुई हर चीज़ जो है IFRS के हिसाब से हो। कुछ बातें तुम अदर देन IFRS भी शो। हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, P&L, तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, किसी को पता है? IS 1 हम पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट जो हम कहते हैं ना IS, तो वो बताता है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है भाई तू ये मत देख IS 1 क्या कह रहा है। ये कह रहा है तू जो CODM को बताता है ना, उठा के इधर बता दे। जो भी तू CODM को, अगर तू CODM को ये बताता है कि फार्मा में एम्प्लॉइज कितने हैं, तो शेयर होल्डर को भी बता दे। सही है। उसने कहा जो CODM को बता रहे हो, जो BOD को, CODM कौन होता है? BOD, वो यहां पर बता देना है। सही है। तो इसने कहा जरूरी नहीं है कि हर चीज बिल्कुल तुम बोलो नहीं नहीं यार ये तो कहीं हम क्यों बताएं, मतलब जो CODM को बताते हो भाई बता दो। फिर कह रहा है ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मस्ट बी रिकंसाइल्ड बैक टू IFRS अमाउंट्स डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वही बात रिकंसिलिएशन वाला जो अभी हमने बनाया, इसकी बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है एंटिटी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इफ अवेलेबल। बड़े गौर से सुनना सर, बाज मर्तबा ये बात आपको पता होगा कि हमारे मुल्क में जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी मल्टीनेशनल, वो पाकिस्तान से बैठ कर ही एक और कंट्री के ऑपरेशंस भी देखती हैं। वो कौन सी है मल्टीनेशनल? नहीं, वो एक और मुल्क के ऑपरेशंस देखती है। कौन सा? पाकिस्तान से बैठ के। वहां से बैठ के यहाँ के देख सकता है यार। एक मुल्क है यार, पड़ोसी मुल्क है हमारा, जो मैच में हमारे साथ लड़ते भी बहुत हैं, अफगानिस्तान। भाई सब अफगानिस्तान में अपना हेड ऑफिस खोलते हुए डरते हैं, तो पाकिस्तान के टीम को कहते हैं कि भाई अफगानी टीम को भी तुम लोग देख रहे हो, अफगानिस्तान को भी तुम लोग, यूनिलीवर का अफगानिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किससे माल पाकिस्तान में बनता है, फिर कहाँ जाता है? अफगानिस्तान जाता है। इसी तरीके से जो आपकी ऑडिट फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स भी अफगानिस्तान में ऑपरेट नहीं करती। जो अफगानिस्तान की ऑडिट फर्म्स है ना, वो क्या करती हैं? वो पाकिस्तान की बिग फोर को राब्ता करती हैं कि भाई देखो ये अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं। खैर बिग फोर तो भाती नहीं डालती, बीच में उन्होंने किए थे, अमेरिका जब था वहाँ पे तो ऑफिस वगैरह भी किए। लेकिन इसीलिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस तुम्हें दे रहा हूँ, कैरियर एडवाइस। सर आप जब इंशाल्लाह क्वालिफाई होंगे तो आपको बड़ी अच्छी ऑफ़र आएगी अफ़गानिस्तान में जॉब की, कि अफ़गानिस्तान जाओ। मुझे भी एक कंपनी ने कहा था कि भैया आपको अफ़गानिस्तान के चक्कर लगाने होंगे। मैंने जब सीनियर से मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं। बोला क्योंकि अगर तेरे पासपोर्ट पे अफ़गानिस्तान का वीज़ा आ गया ना, उसके बाद ज़िंदगी भर सिवाय एशिया के तेरे वीज़ा कहीं और के लगना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? अफ़गानिस्तान क्यों गया था भाई तू, क्या मसला है? तो बोला ये मसले, लेकिन ये फैक्ट है कि जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल है वो वहाँ पे ऑफिसेस नहीं रखती, वो पाकिस्तान से बैठ के करती हैं। आप सोचो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अगर एक यूनिलीवर है, तो क्या अफ़गानिस्तान उसके लिए अलग सेगमेंट हो सकता है? हाँ सर। तो आए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। An entity reports the following geographical information if available. Revenues from external customers both attributed to the entity's country of domicile and all foreign countries. अपने मुल्क में भी और जो तुम अपने मुल्क के बाहर बता रहे हो ना, तो एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी तोड़ के बता दो।
कि भाई केमिकल की सेल्स पाकिस्तान की इतनी है, अफगानिस्तान की इतनी है, अगर बताते हो तो। फिर कह रहा है नॉन करंट एसेट्स एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ये वो, लोकेटेड बोथ इन द एंटिटीज कंट्री डोमिसाइल एंड, एसेट्स को भी तोड़ के बता दो, रेवेन्यू को भी तोड़ के बताना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का इतना है, एसेट्स को भी तोड़ के बताना है। फिर कह रहा है amounts reported are based on the financial information that is used to produce the entities financial statement। इसने का जो अमाउंट बता रहे हो ना उसको अल्टीमेटली रिकंसाइल करना है। आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कि अपने टेस्ट भी किया है। An entity provides information about the extent of its reliance on its major, बोला अगर किसी एक कस्टमर को बहुत ज्यादा सेल्स करते हो ना तो उसका नाम भी बताओ कि बशीर हमसे 15% खरीदता है माल। क्यों, अलग से क्यों बताने का कह रहा है? बोला ताकि शेयर होल्डर को पता चले बशीर गया तो 15% रेवेन्यू। इफ रेवेन्यूज फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अ सिंगल एक्सटर्नल कस्टमर अमाउंट्स टू 10% और मोर ऑफ एंटिटीज रेवेन्यू, द एंटिटी डिस्क्लोजेस दैट फैक्ट। बोला अगर किसी भी कस्टमर का 10% से ज्यादा रेवेन्यू है उसको भी अलग से शो, सर उसको क्या है डिस्क्लोजर में शो करेंगे? नहीं, इसके नीचे एक और डिस्क्लोजर आएगा 8.2, कंपनी सेल्स 10% टू मिस्टर बशीर। चले सर ये अब आपने डिस्क्लोजर पढ़ लिए तो आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। आखिरी सवाल आईकेप में पूछा गया, आखिरी मतलब जो आपका जो इसका टेस्टेड सवाल है। पेज सेकंड लास्ट पेज पे आप आ जाएंगे और उसमें एक सवाल आ रहा है रोशनी। इसकी रिक्वायरमेंट प्लस में पढ़े, क्या कह रहा है? प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स एंड omissions in above disclosure, redrafting of disclosure is, आईके अपने का चैंपियन थे फिर भी रीड्राफ्ट करके आए, उसने लिख दिया क्योंकि ये छोटी छोटी काली सी चीज होती है इसको तो आप पढ़ते ही नहीं है। इसने क्या कहा? रीड्राफ्टिंग। और ये आईके की भी शरारत है, भाई तुझे ये बात लिखनी थी तो उसके साथ ही लिख देता, तो जानबूझ के फॉन्ट छोटा करके क्यों लिखता है? बच्चा इग्नोर कर देता है। अब इसने कहा ये डिस्क्लोजर तू देख और इसमें से मुझे गलतियां, अब 8 नंबर का है तो 8 गलतियां तो बताना बनती है ना। अभी आपने डिस्क्लोजर पढ़ भी लिए, ये दोनों भी आपके सामने हैं, पढ़ें और गलतियां 8 निकालें, फिर हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। 8 गलतियां निकालनी है बस, ऑनलाइन वालों आपने भी। क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि हमने कहा कंपनी इसको टाइप करती है पीएनएल बैलेंस शीट से। तो ये जो सेल्स है ना इंटर सेगमेंट 64, ये केमिकल्स ने सोडा ऐश को तो किए, लेकिन ये कंपनी के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को है, ये एक्सटर्नल कस्टमर को नहीं है। तो जो कंपनी अपने पीएनएल में टोटल सेल्स शो करती है ये उसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि हाँ सेल्स में सिर्फ वो शामिल होती है जो कि हम एक्सटर्नल कस्टमर को करते हैं, इंटरनल इसलिए माइनस करते हैं। चले सर, रोशनी आठ गलतियां, खवातीन को इसको जल्दी, क्योंकि खवातीन गलतियां निकालने में माहिर होती हैं, तो ये सवाल खवातीन से एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा जल्दी करेंगे। अपने पास बस नोट करते जाए क्या क्या गलती है, सिंगल 1 लाइन। जैसे कि एक गलती मैं बता देता हूं कि भाई लायबिलिटीज को अलग से शो, आठ गलतियां ढूंढनी है बस, ज्यादा नहीं। 8 गलतियां हो गई। जी जी समीर जी, एग्रीगेशन का बिल्कुल क्वेश्चन है जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे अगली क्लास में।
क्योंकि वो एरिया ऐसा है जो अब तक। कितनी गलतियां हो गई भाई? 4 ही मिली है। 8 गलतियां, बोला ना कुछ ना कुछ करके 8 करनी है भाई। 6-7 पे जाओ। एक बहुत बड़ी गलती शायद बहुत सारे लोग मिस कर रहे होंगे। इंटरनल रेवेन्यू 75% क्राइटेरिया देखो हो रहा है अप्लाई। 75% क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। क्या कह रहा है? हाँ तो लेकिन रिपोर्टेबल जिसको वो अधर्स कह रहा है ना, ये अधर्स मतलब कह रहा है कि ये इसने ये वाली कर दी है बाकी सब, लेकिन जो रिपोर्टेबल स्पिनिंग और वीविंग जिनका नाम अलग है। सर क्या 75% रूल लगाया हुआ है? नहीं सर, स्पिनिंग और वीविंग है ना सर। सोचो बाबा सोचो, गलतियां तो सर निकालने में आप लोग माहिर हैं। जिंदगी में गलती, तुमने आईकेपी एग्जामिनर की गलतियां निकाली, गलत सवाल देता है, ये करता है ना, फिर ये बेचारा क्या चीज है। उसने भी गुस्से में क्या बोला, बाहर निकाल गलतियां। चलें सर, कितनी हुई? 5। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम को भी अलग दिखाना चाहिए। चले सर, सबसे पहले तो देखो पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा है, जिसमें लो हैंगिंग फ्रूट है 4 से 5 पहले। उसमें सबसे पहले आपको नजर आ गया लाइबिलिटी, जिसने डिस्क्लोज ही नहीं की, तो आप इसकी पहली गलती लिखें। Segment wise liabilities have not been disclosed. Segment wise liabilities have not been disclosed. फिर आप अगली गलती लिखेंगे, assets in financial statements does not match with assets in disclosure. Assets in financial statements does not match with assets in disclosure. सेल्स, तीसरी गलती, सेल्स टू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स स्पिनिंग और वीविंग, सेल्स टू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स comprises of 62%, 62% टोटल रेवेन्यू का 62% है। करके देखें। Hence 75% rule should apply. And another segment needs to be disclosed separately. और गलती बताएं कौन सी पकड़ी आप लोगों ने? हमने कहा सेल्स टू HL amounts to 18% of total sales. Sales to HL Hakim Limited amounts to 18% of total sales, so it should be disclosed separately.
Sales to HL amounts to 18% of total sales, so it should be disclosed separately. और बताएं गलतियां। Internal sales have not been disclosed. Internal sales have not been disclosed. अब सुनिएगा, यहां पर एक पॉइंट और भी है। हमने कहा भैया इंटरनल सेल्स हैव नॉट बीन, अब ये तो एक वैलिड पॉइंट है। अब अगर जो बच्चा जिसके पास कम पॉइंट्स बन रहे हैं ना, और वो फितरतन तेज है और 2 नंबर भी थोड़ा सा, वो एक और पॉइंट यहाँ से बनाएगा, इंटरनल सेल्स नहीं डिस्क्लोज की, तो बोलेगा कि होस्ट भाई एलिमिनेशन वाला कॉलम भी नहीं है कोई। सही है, आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो कि भाई इंटरनल सेल्स नहीं है और हैंड्स एलिमिनेशन कॉलम भी नहीं है, लेकिन अब बच्चा चाहे तो इसको अलग से भी एक सेगमेंट बना सकता है कि लिख दो, अगली लाइन में लिख दो, एलिमिनेशन कॉलम of inter-segment transactions is also not reported. Elimination column of inter-segment transactions is also not reported. एक और गलती भी है जो आप लोगों ने अभी पढ़ी थी, जो मैंने आपको अफगानियों की एग्जाम्पल दी थी, अफगानी भाइयों की। क्या है सर, मिडिल ईस्ट को सेल्स करना है, उसको भी बताना चाहिए, है ना? तो इसके बारे में भी आप लोग लिखेंगे, मिडिल ईस्ट के बारे में भी। भैया ये एक गलती और हमने पकड़ी, जियोग्राफिकल, बल्कि नहीं लिखो, सिंस सेल्स टू मिडिल ईस्ट अमाउंट्स टू 30%, सिंस सेल्स टू मिडिल ईस्ट अमाउंट्स टू 30%, hence geographical segment, since sales to Middle East amounts to 30%, hence geographical segment information should also be disclosed. Information should also be disclosed. कितने पॉइंट्स हो गए भाई? 7 हो गए। आपने इसके अंदर बेस तो बना दिया, सो सेल्स की परसेंटेज को, लेकिन आपने बताया कि वो अगर हम सीओडी को रिपोर्ट कर रहे हैं, हाँ हमने कहा ना बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहे हैं, कुछ नहीं, कभी सीओडीएम को जितनी इंफॉर्मेशन दी है सब रिपोर्ट कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट, सर इसने शो किया है नेट इंटरेस्ट, क्या शो किया है? तो अब आप बोलेंगे interest is shown on net basis, however interest income and expenses needs to be disclosed. Interest income and expenses needs to be disclosed separately, needs to be disclosed separately. अच्छा, अभी कुछ बच्चों का सवाल आया कि सर इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो नहीं किया है, प्रॉफिट बिफोर, तो हो सकता है वो सीओडीएम को पीबीटी की बेस पे करते हो, लेकिन अगर आप चाहें कुछ नहीं हो रहा हो तो आप कह सकते हैं कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसने सेपरेटली डिस्क्लोज। चलिए सर अब हम देखते हैं इसके बारे में एग्जामिनर भैया के कमेंट्स क्या थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा गिवन है? ये ऑटम 20 का 3 है। एग्जामिनर भैया के क्या कमेंट्स थे इसके ऊपर हम आते हैं। चलें सर मुझे बताएं पासिंग परसेंटेज क्या होगा? इस सवाल का तुक्का लगाएं। 35%, 35% इसका पासिंग परसेंटेज था।
फिर क्वेश्चन इसके कमेंट पढ़ते हैं जो कि आप सब ने भी गलती की। पहली गलती उसने कहा 75% रेवेन्यू थ्रेशोल्ड वाज नॉट चेक। 75% बच्चे ने चेक। दूसरी गलती बताई ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स and disclosure on information about major customer in respect of sales to HL were not mentioned। मतलब 10 में से 3.5 बच्चे ने या 100 में से 35। हालांकि सर ये सवाल पूरे मार्क्स उठाने वाला, पूरे नहीं तो आपने कहा पासिंग से ज्यादा उठाने वाला था, लेकिन सर गलती क्यों थी? क्योंकि बच्चा डिस्क्लोजर को लेकर नहीं जाता और बच्चा कहता है हल्का टॉपिक है। और अब आपने आईकेप का मूड इसमें देख लिया। मुझे बताएं मैंने होमवर्क पे कौन से सवाल दिए थे भाई? 9 और 12। 9 में कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल आ रहे हैं बताएं भाई? 9 में कौन कौन है जिन्होंने किया है? 1 3 4 1 3 4 रिपोर्टेबल है 9 में। नहीं हो रहा 75% नहीं हो रहा। 1 3 4 सिर्फ एक्सटर्नल लेग उठा। अच्छा सर और मुझे बताएं इसके अलावा 11 दिया था, 12 बी नहीं है, बी के अलावा बस आप बाकी सब हैं। 75% रूल आपने चेक किया है, 93% आ रहा है। तो 12 का आंसर लिख ले, बी नहीं है, और 9 का आंसर 1 3 4 है। तो सर IFRS 8 अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम इसकी पढ़ेंगे स्टडी टेक्स्ट। एक चीज सबने याद रखनी है, ICAP बहुत शरारती हो गया। और मैं बताऊं पिछली अटेम्प्ट में उसने FAR2 में हाथ हल्का इसलिए रखा हुआ, उसने स्टडी टेक्स्ट में ना छुपके बहुत सारी चीजें डाल दी हैं। बच्चे को नहीं पता है, खुदारा सब बच्चे स्टडी टेक्स्ट अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अगली क्लास में वैसे मैं प्रोजेक्टर पे भी चलाऊंगा स्टडी टेक्स्ट, लेकिन आप लोग भी स्टडी टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट समझें। सर अगली क्लास के लिए कोई होमवर्क है? अगली क्लास से पहले आपको सब रिवाइज करके, क्योंकि अगली क्लास में ये टॉपिक इंशाल्लाह क्विज के समय खत्म हो जाएगा। 9 और 12 जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे, सही है। क्विज के साथ अगली क्लास में टॉपिक होगा खत्म। MCQs भी करने हैं, इसीलिए कह रहा हूँ स्टडी टेक्स्ट सबके पास होनी चाहिए। चले सर अब आज मैंने कहा था हर क्लास में हमारी कोशिश होगी कुछ ना कुछ अच्छी सी बात करेंगे। डिस्क्लोजर में नहीं, लेकिन अगर 75% रूल अप्लाई हो रहा है ना तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स पूरे आप नहीं बता रहे होंगे। देखिए ना उसने स्पिनिंग और वीविंग बताया हुआ था, उसने तीसरा कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बताया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्क्लोजर इनकम्प्लीट रहा था उसका, इसीलिए हमने पॉइंट बनाया है। डिस्क्लोजर में 75% रूल की वर्किंग शो नहीं होती, सही है, लेकिन डिस्क्लोजर में जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होते हैं ना जो 75% रूल से आया होता है वो भी शो होता है। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स थे वो 62% बन रहे थे। तो कोई एक और सेगमेंट होना चाहिए था जिसको हम रिपोर्टेबल बनाते और उसकी ये इंफॉर्मेशन शो करते। इसने शो ही नहीं किया। नहीं, अदर्स का मतलब है कि ये नॉन रिपोर्टेबल सारे मिला जुला के उसने लिख दिए एक साथ। जो कस्टमर को सेल किया तो सिंपल, एक बच्चे का सवाल आया है कि सर ये डिस्क्लोज कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, आप 8.2 बनाएंगे और बताएंगे सेल्स टू मिडल ईस्ट अमाउंट्स टू 30% ऑफ टोटल सेल्स। फिर दूसरी चीज 8.3 आप लिख देंगे सेल्स टू हकीम लिमिटेड आर 18% ऑफ टोटल सेल्स। बस ये आपने डिस्क्लोजर की ख्वाहिश फरमाइश पूरी कर दी। चलो सर आज एक चीज की तरफ आएंगे जिसको हम प्यार से कहते हैं कमिटमेंट। क्या कहते हैं? कमिटमेंट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके ऊपर इसलिए बात बता रहा हूँ, इस्लाम भी कहता है कि जब वादा करो तो पूरा करो, नहीं तो वादे ही ना करो।
अब सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है जिसकी वजह से हमारा मुल्क का नाम भी बदनाम हो रहा है, और आप में से बहुत सारे बच्चों का अक्सर एक सवाल भी है, मैं उसका एक आंसर भी बताऊंगा। सर कमिटमेंट आप किसी से भी करो ना तो बिल्कुल क्लियर बात करो कि हाँ भाई ये करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। अब सर बहुत सारे बच्चे आजकल माशाल्लाह रेल पे हुई हुई है सीए की जॉब्स की आउटसाइड पाकिस्तान, तो बहुत सारे बच्चे जो है इधर उधर अप्लाई करते हैं दुनिया भर में। चलें आपका हक है, आप अप्लाई करें, लेकिन जब आपका एक जगह हो जाए और आपका वहाँ पर जाने का मूड भी बन चुका है, आपका बहरीन में हो गया और आपका वहाँ पर जाने का मूड बन चुका है, तब उसूलन आपको यूएस में मना कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपका बहरीन में भी अभी आप सोच रहे हैं तो अलग बात है। होता ये है कि मैंने ऐसे लोग देखे, उनकी जॉब माशाल्लाह हो गई बहरीन में, अब उनका यूएस में भी इंटरव्यू चल रहा है, यूएस में भी उनका इंटरव्यू चल रहा है, तो उन्होंने वहाँ पर भी पूरा इंटरव्यू राउंड कंप्लीट किया। जब पूरा इंटरव्यू राउंड कंप्लीट किया और जब ऑफर आ गया तब उन्होंने कहा अब तो हम नहीं आ रहे। तो उससे देखें दो नुकसान हुए। अगले ने तो कहा यार मैंने तो देखो टेस्ट किया, अपना एक्सपीरियंस कहाँ से दो। पहली चीज़ सर वहाँ का जो रिक्रूटर है ना उसको बुरा लगा। आपको पता है जो गोरे होते हैं ना कैसे भी कभी बोला कि आमाल उनके पास ईमान नहीं होता है, वरना आमाल के हिसाब से वो हम सबसे बहुत अच्छे हैं, एशियन से बहुत अच्छे हैं। गोरा आपको पता है अगर आपसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंसल्टेंसी फर्में होती हैं, ये होती हैं, फ़ोन कर करके दोस्त आधा आधा घंटा पी जाएंगे, सही है। गोरा अगर आपके पास आता है ना कोई कि भाई मुझे आपसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग मेरी फर्म के पास है, अकाउंटिंग सर्विस करानी है, तो वो पहले पूछता है कि देखें मैं आपको अपनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग दूंगा, इसमें आपका टाइम लगेगा और आपके टाइम की एक वैल्यू है, तो अगर आप इसके लिए कुछ चार्ज करते हैं तो बता दें, वो अमाउंट मैं आपको पे कर दूं। ये उसके एथिक्स हैं। वो कहता है भाई हालांकि आप देखो वो तो आप बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हो, बट वो क्या कहता है कि भाई आपका सर 1 घंटा पीऊँगा मैं, उसकी एक वैल्यू है, तो कोई अमाउंट चार्ज करते हैं तो मुझे अब गोरे का जो पार्टनर है PwC यूएस का, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको जाना नहीं है। अब आपने उसने आपका आधा पौना घंटा लगा के इंटरव्यू लिया, आपने उसका टाइम ज़ाया किया जब आपको जाना ही नहीं था। तो इस चीज़ पे गोरे का बहुत, आपको पता है EY यूएस में हायर नहीं करती पाकिस्तानी इंडियंस को, बोलते हैं इनके कमिटमेंट्स के इश्यूज़ बहुत हैं। इसी तरीके से लोगों ने ऐसी ऐसी टोपियाँ कराई भी होती हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि यार वो बस मेरी शादी हो गई है, मैं तो पहुँच रहा हूँ, मेरी बेगम तो वहीं पर है, तो ताकि उनको इंटरव्यू में मौका मिल जाए। हालांकि जब एक्चुअल उनको ऑफर आती है पता चलता है कि कोई ऐसा सीन नहीं था, कहते हैं बस शादी से पहले ही तलाक हो गई। तो ये मिस कमिटमेंट जब हम करते हैं ना, तो एक तो पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है, दूसरा आपका अपना इमेज इस्लाम का नाम आप ख़राब करके आते हैं, और तीसरी एक बात समझे कि शायद आप किसी का हक भी खा रहे हैं। अगर आप पहले इंटरव्यू के बाद ही कहते ना कि भाई देखो मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे साथ हुआ था, मैंने भी इसी चक्कर में क्या मुझे यूएस कभी नहीं जाना था, लेकिन चल रहे थे इंटरव्यू, मैंने पहला इंटरव्यू दे दिया, दूसरे इंटरव्यू मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मुझे जब जाना ही नहीं है, और वो मुझे अब दूसरा इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद वो मेरा तीसरा इंटरव्यू भी लेंगे, तो इस वजह से, और मैंने एंड में मना किया, मैंने कहा यार मुल्क का नाम ख़राब होगा और हो सकता है कि मेरी वजह से किसी और का हक मारा जाए, क्योंकि भाई 3 इंटरव्यू का तुमने जब मना किया ना, इसमें लग जाते हैं 10-15 दिन, फिर उनको बंदा जल्दी चाहिए, फिर बोलते हैं बाहर में जाए, पाकिस्तानी लोकल बंदा ही पकड़ लेते हैं, तो फिर वो बच्चे को किसी को बुलाते ही। तो मैंने उनको दूसरे इंटरव्यू के बाद पोलाइट ईमेल कर दी, मैंने कहा सॉरी आई एम नो मोर इंटरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट, थैंक यू फॉर दी टाइम, बट आई डोंट वांट टू बी अवेलेबल फॉर फर्दर इंटरव्यूज। सही है, बड़ा अच्छे से क्लोज हुआ। तो एक चीज़ तो कमिटमेंट्स का आपने ख्याल रखना है। इसी तरीके से मेरा PwC में हो गया था, EY में नहीं हुआ था। KPMG में मैं इंटरव्यू के लिए गया, क्योंकि मैं उस टाइम तक मुझे सुना था PwC में कोई जिन बसते हैं, दरिंदे किस्म के लोग हैं, बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, तो मेरा मूड था कि मैं KPMG शायद चला जाऊँ। तो मैं KPMG में इंटरव्यू देने गया, उस बंदे ने मुझसे सवाल पूछा कहीं और हुआ है, मैंने बोला हाँ हो गया है PwC। उसने कहा फिर तो यहाँ पे थोड़ी आएगा। मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा, मैंने कहा भाई माहौल के बारे में सुना है, मैंने कहा अगर आप मुझे ऑफ़र करेंगे तो मैं डिसीजन लूँगा। खैर दोनों की ऑफ़र आई, फिर मैं PwC गया। अब हमारे यहाँ पे बच्चा क्या करता है, छोटी फर्म में उसका इंटरव्यू की कॉल आती है, वो जाता है और छोटी फर्म वाले पूछते हैं, फॉर एग्जांपल छोटी फर्म में हारून जकरिया कैटेगरी B, मुझे पर्सनली बहुत पसंद फर्म है वो,
उसका वहाँ पे इंटरव्यू है, वो पूछ रहे हैं PWC में आएगा तो क्या करोगे। अब वहाँ पे धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं नहीं जाऊँगा, हालांकि दिल में होता है कि अभी कॉल आए ना यहीं से उठ के भागूंगा। तो इसका सर क्या सही जवाब होना चाहिए? इसका जवाब पता है क्या होना चाहिए? इसका जवाब होना चाहिए कि देखिए मैं आपकी फर्म में आऊँगा, यहाँ के क्लाइंटल, यहाँ का मैं माहौल देखूँगा, अगर मुझे क्लाइंटल और माहौल समझ में आ गए और कहीं और से ऑफ़र आती है उसके मुकाबले में ये अच्छे हुए तो मैं यहीं पे स्टे करूँगा, नहीं तो मैं मूव कर जाऊँगा। और वो भी आपसे यही जवाब एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि जो आपका पार्टनर इंटरव्यू ले रहा है ना, बोले मैं भी तेरी जगह होता तो भाई PWC जाता। तो आप ये भी जवाब देते हैं और ऐसा अक्सर होता है। अब आपको पता है GT बहुत बड़ा नाम है, सही है, 5वें नंबर पे फर्म है। आप तो शायद कहते हैं यूसुफ आदिल, BD और GT एक ही हैं, बाकी टॉप 3 हैं। GT ने अब बच्चों से बॉन्ड पेपर साइन कराना शुरू कर दिए हैं, सही है, प्रॉपर लीगल उस पे कि तुम छोड़ के नहीं जाओगे, सही है, क्योंकि बच्चा ये हरकतें कर रहा है। बच्चा हमसे पूछता है सर क्या करें, फर्म जाए इंडस्ट्री, हम छूटते ही बोलते हैं फर्म, क्योंकि बाहर फर्म लेकर जाएगी। बच्चा इंडस्ट्री में चले जाता है। मुझे के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर को मैंने कहा यार एक बच्चा है, डिजर्विंग बच्चा है, और उसने मान लिया कि उसको भाई अभी उसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप अच्छे पैसे दे रहे हो, वो आपके पास आर्टिकल्स पे आना चाहता है। उसने कहा तेरी गारंटी मुझे चाहिए कि ये बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। वो मेरे बॉस थे पुराने, मैंने कहा क्यों बॉस? बोलते हैं यार ये बच्चे टोपी हैं, कहीं हो नहीं रहा होता, हमारे पास आते हैं 6 महीने में कमा भी लेते हैं और फिर छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो बोलते हैं यार इन बच्चों को ये चीज़ें सिखाओ कि कमिटमेंट भी एक चीज़ होती है भाई, प्रोफेशनली। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने चलो लोकल तो से इंटरनेशनली किया ना, तो ये आप सबके लिए मसला कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ EY पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन लोग रखते ही नहीं है US में, बोलते हैं झूठे होते हैं ये टोपियाँ कराते हैं। तो चले सर, हम मिलेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।